आभारी हूँ आपका और इस माननीय सदन का कि माननीय राज्यपाल जी के भाषण पर इस माननीय सदन में जो चर्चा हुई, इस चर्चा का जवाब देने के लिए मुझे आपने अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी माननीय सदस्यों का। पूरी चर्चा में 92 माननीय सदस्यों ने, जिनमें 60 सत्ता पक्ष के और 32 नेता प्रतिपक्ष में प्रतिपक्ष के 32 माननीय सदस्यों ने पूरी चर्चा में भाग लिया है। यह सार्थक चर्चा ही हमारे लोकतंत्र की और संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। और विधायिका के इस मंच का उपयोग इस संवाद के लिए करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसमें रुचि ली, इस पूरी चर्चा में भाग लिया। प्रतिपक्ष का है तो विरोध में बोलेगा ही, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया और खासतौर पर दलीय नेताओं ने भी इस पूरी चर्चा की गरिमा को आगे बढ़ाया है। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, ये वर्ष के शुरुआत में किसी भी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का अभिभाषण। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। उस सब के बावजूद संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था, वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था, बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। सनातन धर्म के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। वेदों की परंपरा को जिन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उन्होंने मातृशक्ति की उपमा किस रूप में की है? मैं पांडे जी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, उनमें से आप हैं, इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं। और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है। अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों, किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। तो लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गया लगता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा था, उनका कालखंड आज से 5000 वर्ष पहले था। और सचमुच जब 5000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी तब भारत में दुनिया की एक विकसित सभ्यता थी। यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है, और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी,
तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था, और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था। और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी। और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज़्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं
उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है, वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना ही दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजों को अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं, और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है, और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं, और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह TTT का एक प्रतीक बना है। TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश तो त्रिवेणी के रूप में पहले से ही विख्यात था। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में मिलती है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाता है। लेकिन अब यूपी उस त्रिवेणी का, पूरा यूपी उस त्रिवेणी का प्रतीक बना है, और उस त्रिवेणी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, पहली बार सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ है। डंके की चोट पर सरकार ने कहा, हां हमने क्या किया है, हम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, और वित्त मंत्री जी ने सदन में उस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण विचार से व्यवस्था और व्यवस्था से विकास की इस अभिनव यात्रा का प्रतीक है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है, जिसके अनुसार चल रही है, उसको अपने आचरण में होते हुए देख रही है। और यह उस नए युग का उद्घोष है जो वर्षों से तमन्ना थी उत्तर प्रदेश वासी की, कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो,
उसको शक की निगाहों से देखा जाए, यही तो हुआ था। आप तो पानी जी प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी एक लंबे समय तक आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश को उस दौरान शक की निगाहों से देखा जाता था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हर केंद्र सरकार की योजनाओं का बॉटलनेक, उनकी सफलता का बॉटलनेक कोई माना जाता था तो वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। यानी ये बस गई काम से, यूपी सफल, यूपी विफल, योजना विफल, यही होता था। और उत्तर प्रदेश ने आज उससे उभर करके विकास की एक दिशा तय करने वाले अग्रणी राज्यों में आज अपनी पहचान बनाई है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है। भारत के विकास